हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एबीसी एग्रो क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 8 अप्रैल से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं और आप सभी को इन्फॉर्मेशन है कि उसके रजिस्ट्रेशन लगभग पूरे हो गए हैं। तो आप सभी उसमें एडमिशन लेने के लिए हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि हमने प्रीवियस 2 क्लासों में देखा था कि हमने क्या क्या देखा था प्रीवियस 2 क्लासों में कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 नंबर या 1 नंबर जो जो इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है वो सारे टॉपिक अपन कर रहे हैं। उसी टॉपिक की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमारा क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे अपन। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन तो मिनिमम मान ही लो आप जेट और आईसीआर में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कितनी बार डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी आपको बताते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं और वीबीटी के बारे में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, अपन क्या पढ़ेंगे? अपन बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। किसकी बात करेंगे अपन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 जगह आती है। कहाँ आती है? एक तो आती है ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ आती है? एक तो आती है हमारे केमिकल बॉन्डिंग में और एक कहाँ आती है? ये आती है हमारे कहाँ आती है? एक तो आती है हमारे केमिकल बॉन्डिंग में, एक आती है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अभी हम किसकी बात करें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें। किसी भी तरह से आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको? वीबीटी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको? वीबीटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या है? सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या होता है। ओके, क्या क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? तो सबसे पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी थ्योरी अपन पढ़ते क्यों है? कोई भी थ्योरी हमें कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में बताती है, किसी न किसी चीज़ के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में देखेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या अपन कह सकते हैं कि वीबीटी हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कोऑर्डिनेशन। तो जब मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूंगा, तो जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूंगा तो मैं किसके कंपाउंड की बात करूंगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वीबीटी हमें क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में निम्नलिखित क्या करता है? निम्नलिखित जानकारी, क्या? निम्नलिखित जानकारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित जानकारी इंफॉर्मेशन, क्या? निम्नलिखित जानकारी इंफॉर्मेशन देता है या देती है। क्या देती है? क्या देती है वीबीटी हमें? वीबीटी हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में निम्नलिखित जानकारी देती है। कौन कौन सी है वो निम्नलिखित जानकारी? उन जानकारी के बारे में देखते हैं क्या क्या बताता है वीबीटी हमें। देख लेंगे, बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को। देखिए वीबीटी हमें क्या क्या बताता है। देखिए वीबीटी के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज़ पता पड़ती है? सबसे पहले वीबीटी के अंदर हमें पता पड़ता है हम कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉर्मली ये हमारा फेमस वर्ड है, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? संकरण बोलते हैं। तो संकरण के बारे में बताता है। क्या बताता है? वीबीटी हमें किसके बारे में बताता है? संकरण के बारे में बताता है। जब अपन किसी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे, किसके अंदर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़े, किसके अंदर बात करें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो ये हमें किसके बारे में बताया? कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो एक पॉइंट तो ये हमें क्लियर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर भी हमें सबसे पहले किसके बारे में बताता है? हाइब्रिडाइजेशन। किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सेकंड ये हमें किसके बारे में बताता है? सेकंड ये हमें बताता है कि स्ट्रक्चर। क्या बताता है सेकंड ये हमें? स्ट्रक्चर। जब हमें किसी भी कंपाउंड की, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता हो गई, संरचना, हाइब्रिडाइजेशन पता हो गई, तो उसके बाद हम उसकी स्ट्रक्चर, संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं। संरचना के बारे में भी बताता है। उसने हमें संरचना के बारे में बता दिया, तो संरचना के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे? संरचना के बाद अपन ज्ञात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स जो बना है वो इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है? हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है।
इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है या आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये सब टर्मिनोलॉजी जो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे अपन डिटेल में इन सबको देखेंगे। क्या बताता है इनर स्पिन और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में कौन बताता है हमें? वीबीटी बताती है। क्या बताती है? वीबीटी। आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में कौन बताता है हमें? वीबीटी बताती है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमें और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? बड़ा ध्यान से सोचो, बड़े सिंपल सा, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या बोला मैंने? वीबीटी में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए, क्या बोला मैंने अभी आपको? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए सही तरीके से तो वीबीटी का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद सारे पॉइंट ए टू जेड आप आराम से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो हमें तीन चीजें क्या क्या बता दी? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बता सकता है। और किसके बारे में बताता है? हमें बताता है मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मूवमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आघूर्ण। क्या बोलते हैं मोमेंट को? आघूर्ण। ठीक है, मैग्नेटिक आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी बताता है हमें। पांचवा, और इसको हिंदी में सही से लिख लो, चुंबकीय। क्या? चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। किसके बारे में बताता है हमें? चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में कौन बताता है हमें? ये भी वीबीटी बताती है। तो क्या क्या देख लिया हमने? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है, स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताती है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताती है, और किसके बारे में बताती है? और मैग्नेटिक मूवमेंट के बाद में क्या बताया? पैरामैग्नेटिक है या ये डाईमैग्नेटिक है। तो इसको मैं और सही लैंग्वेज में क्या बोलूं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। किसके? चुंबकीय प्रकृति के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, कि कौन सा है भाई, डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, उसके बारे में भी कौन बताता है हमें? उसके बारे में भी वीबीटी हमें क्या करती है? बताती है। और क्या बताता है छठा पॉइंट अपन को? और छठा पॉइंट हमें बताता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पता पड़ गई, और हमें बताता है कलर के बारे में। किसके बारे में? कलर के बारे में। तो मेजर अगर ये चीज़ पता पड़ गई तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं वीबीटी के बारे में। तो देखिए, हमारे पढ़ने का मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड पैटर्न है। क्या पैटर्न है वो? फिक्स पैटर्न, कि हमारे पढ़ने का एक फिक्स पैटर्न है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करनी है। क्या क्या पता करनी है? उनके बारे में हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है वो पता करना है, वो इनर स्पिन है या आउटर स्पिन है वो पता करना है, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में अपन को पता करना है, और किसके बारे में पता करना है? और इनर स्पिन आउटर स्पिन के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, कलर के बारे में, रंग के बारे में। किसके बारे में? रंग के बारे में। मैं आपको हर चीज़ को इस तरीके से बताऊंगा कि आप केवल उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स पे जाने के बाद में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताने से पहले अपन क्या देखेंगे? कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, ताकि हमको बाद में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्या करेंगे? ठीक है, देख लिया आपने? ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है, अगर अपन ने शब्द तो लिख लिए बड़े बड़े, क्या बड़े बड़े शब्द लिख लिया? हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताओ, स्ट्रक्चर के बारे में ना, अपन इनर स्पिन आउटर स्पिन सब चीज़ें लिख ली। लेकिन ये चीज़ होती क्या है? तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। कैसे समझते हैं? सबसे पहले देखिए कि मैंने क्या बोला। सबसे पहले मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या वर्ड यूज़ किया था सबसे पहले मैंने? हाइब्रिडाइजेशन। क्या वर्ड यूज़ किया था? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? संकरण। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए। पेपर में आपके आजकल क्या करते हैं एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, आपको इस हिंदी को क्या बोलता है? हाइब्रिडाइजेशन को ही एग्जाम में हिंदी में लिख के दे देता है। ठीक है, तो हमें कोई भी मीडियम का बैरियर नहीं रखना, हिंदी हो या इंग्लिश, इसलिए मैं आपके लिए दोनों लिख रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। हाइब्रिडाइजेशन में इसमें दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के ध्यान रखना है आपको। कौन कौन से दो तरह का ध्यान रखना है आपको? आपको याद रखना है कि जैसे कि हमें पता है, क्या पता है हमें? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो या तो 6 हो सकता है, नॉर्मली क्या होता है? या तो 6 होता है, और क्या होता है इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? 4 होता है। क्या होता है? 4। क्या होता है? 6 होता है और 4 होता है। ये तो हमें पता है, वीबीटी से पढ़ने से पहले ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। अच्छा, इस 6 में भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्या हो सकते हैं 2 पार्ट? वीबीटी के रेस्पेक्ट में बात करें। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वीबीटी के रेस्पेक्ट में। कौन कौन से 2 होते हैं? एक तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी क्या बन सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन? एक तो बन सकती है sp3
डी कितना हो गया 4 और 1 5 और क्या लगा देंगे डी के ऊपर 2 6 हो गए। अच्छा मैं जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं जैसे मैं कितने ऑर्बिटल बनाऊंगा, जैसे मैंने बनाया, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जैसे मैं sp2 बोल रहा हूं तो sp2 का मतलब ऑर्बिटल तो मेरे पास 2 होंगे, लेकिन दोनों ऑर्बिटल कौन से होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल s होगा या एक ऑर्बिटल p होगा, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि मिलना, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिलना। अपन आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा हाइब्रिड बनाते हैं अपन, भले वो पेड़ पौधों के बारे में हो या जंतु के बारे में। हाइब्रिड का मतलब होता है किसी भी चीज को मिक्स करना। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ और मैं अगर sp2 वर्ड यूज कर रहा हूँ या sp3d2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास जितने भी ऑर्बिटल है वो सब कौन से है, sp3d2। क्योंकि ये नहीं कि कोई s का है, कोई p का है, कोई p2 का है, ऐसा नहीं। सब जितने भी ऑर्बिटल में बनाऊंगा वो सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, sp3d2 होंगे या d2sp3 होंगे या sp3 इस तरीके से होंगे, लेकिन सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, सारे ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर सेम होता है। यही हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा क्या बनता है, d2sp3 क्या बनता है, d2sp3। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या बन सकता है, इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो हो सकती है sp3, क्या हो सकती है sp3, और एक हो सकती है dsp2, क्या हो सकती है dsp2, क्या हो सकती है dsp2। अच्छा अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, चीज तो मैं वो क्यों लिख रहा हूं, इधर मैंने लिखा sp3d2 और इधर मैंने लिखा d2sp3, तो चीज तो मैंने वो की वो लिखी, लेकिन मैंने क्या किया, इस D2 को आगे लेके गए। इसका मतलब कि अगर जब मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि D2 आगे लिखने का मतलब है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड डी ऑर्बिटल के अंदर क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। जब वो पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो जो अंदर के डी ऑर्बिटल होंगे वो खाली होंगे, तो सबसे पहले पेयरिंग कहाँ होगी, इनर साइड में होगी। तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल भरे जाएंगे, डी ऑर्बिटल भरे जाएंगे, इसलिए हमने किसको आगे रखा, डी को आगे रखा। ठीक है, मैंने आपको बड़ा चार्ट के फॉर्म में अच्छे से समझा दिया और इसके अंदर डिटेल पढ़ते हैं। ये तो किसकी बात कर ली, हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा इसके अंदर भी इनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। मैंने सेकंड पॉइंट क्या लगा था, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसको मैं क्या कहता हूं, अष्टफलकीय। क्या बोलूंगा मैं इसको, अष्टफलकीय संरचना। कौन सी संरचना, अष्टफलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना को क्या बोलता हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम में आपको क्या वर्ड देखने को मिलेगा, केवल ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी कौन सी होगी, 6 है, ये भी ऑक्टाहेड्रल के अंदर ही आएगी। तो इसका मतलब sp3d2 बोलूं या d2sp3 बोलूं, वो किसके अंदर काउंट होगी, ऑक्टाहेड्रल के अंदर। किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर। लेकिन जब मैं sp3 बोलता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल की। किसकी बात कर रहा हूं, टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल को मैं क्या बोलूं, चतुष्फलकीय। नाम से पता बोला, टेट्रा मतलब 4 और हाइड्रल मतलब फलकीय, क्या चतुष्फलकीय। ऑक्टाहाइड्रल मतलब अष्टफलकीय। स्क्वायर प्लेनर का नाम तो पता है। और dsp2 में क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो 2 मिनट कितनी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन ने एक छोटे से चार्ट में पूरे 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कैसे 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए कि हाइब्रिडाइजेशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जब CN6 होगा तब क्या होगा, sp3 क्या होगा, जब CN6 होगा तब sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। क्या हो सकता है, d2sp3 हो सकता है। और उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल होगी, अष्टफलकीय होगी। क्या होगी, अष्टफलकीय ऑक्टाहाइड्रल होगी। फिर क्या हो सकता है, CN4 हो सकता है। जब CN4 होगा तो क्या होगा, sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। जब sp3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल। और क्या बोल सकते हैं, dsp2 को स्क्वायर प्लेनर। तो आप समझ गए क्या बात कर ली, हाइब्रिडाइजेशन की बात भी कर ली और अपन ने स्ट्रक्चर संरचना को भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा अब अपन क्या क्या देख सकते हैं, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन देख ली, अपन ने स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। अब अपन देखेंगे कि और क्या क्या बातें अपन इसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है, और अपन बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ, क्या वर्ड यूज करता हूँ मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ। एक तो मैं यूज कर सकूँ इनर स्पिन। क्या बोला मैंने, एक वर्ड यूज किया था, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाम से पता पड़ जाएगा आपको। अगर आप इस क्लास को बड़े ध्यान से देखेंगे तो जो वर्ड का जो नाम है उसी के आधार पर सारी चीजें होती है। ठीक है, 6 CN6 क्या बना रहा है, ऑक्टाहाइड्रल दोनों में। CN4 भी क्या बना रहा है, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, वैसे इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स और नाम से क्या पता पड़ जाएगा, एक क्या होगा, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स।
ओके, देख लिया अपन ने दो, क्या हो सकते हैं, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, इनका मतलब क्या है, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन दोनों के अंदर आती है। तो जब अपन इनर स्पिन की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, इनर का मतलब अंदर की तरफ किसकी तरफ, जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग कर देंगे, उस स्थिति में, उस कंडीशन में क्या होगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि मेरे अंदर वाले डी ऑर्बिटल भी क्या होंगे, यूज होंगे। तो उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कौन सी दो कंडीशन है, एक तो है D2sp3 और एक और कंडीशन कौन सी है, एक और कंडीशन है DsP2। क्या है एक और कंडीशन, DsP2। दूसरी तरफ आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी मेरे पास दो कंडीशन कौन सी है, एक तो है sp3d2 क्योंकि इसमें अंदर वाला डी यूज नहीं हो रहा है, और एक और कंडीशन क्या है, sp3। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको दोनों के एग्जाम्पल क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को, बड़ा सिंपल वे में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता रहा हूँ, हर पॉइंट को अलग अलग टुकड़ों में करके बता रहा हूँ। अगर कोई टॉपिक बड़ा होता है तो उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उस टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में अपन को 5 से 6 चीज़ें समझनी है, 6 चीज़ों को भी अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया और लास्ट में अपन कॉन्फ़िगरेशन बता के हर चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। अब अपन तीसरा पॉइंट इसमें समझते हैं, क्या आप समझते हैं, मैंने क्या बताया आपको, अब अपन इसमें तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, मैंने आपको आउटर स्पिन इनर स्पिन के बारे में बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो कंसेप्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या चीज़ है, और एक है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकता हूं, पेयर्ड ही बोल देता हूं, क्या दिक्कत है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अब इन क्या मतलब है इन दोनों का, नाम से ही पता पड़ गया, पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या होता है। पेयर्ड और अनपेयर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल बनाया मैंने, इस डी ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूं, मेरे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये मेरे पास क्या है, अनपेयर्ड है। भले इसको मैं ऐसे भी भर सकता हूं, कैसे भर सकता हूं, इसको जिसे मैंने 5 ऑर्बिटल बनाए, अगर मैं इसको पूरा भी भर रहा हूं तो भी ये अनपेयर्ड है, 3 भरे तो भी अनपेयर्ड है, 2 भरूंगा तो भी अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड का मतलब एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर दोनों अपोजिट स्पिन के प्रेजेंट है, इसका मतलब वो ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है, मतलब पेयर्ड है वो पूरा ऑर्बिटल, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। पेयर्ड कंडीशन कैसे बनेगी, पेयर्ड कंडीशन इस तरीके से बनेगी, देख लो बड़े ध्यान से। पेयर्ड, कभी भी पेयर्ड देके कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5, अगर मैंने बताया इस तरीके से। अब मेरे पास क्या है, अगर मैं ऐसी कंडीशन बताऊं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, क्या है, पेयर्ड है ये कंडीशन। ठीक है, अगर मैं एक भी इलेक्ट्रॉन, क्या अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसे कन्वर्ट कर दूं, क्या अब मेरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। क्यों, मेरे पास भले पेयरिंग 3 है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है। तो पेयर्ड कंडीशन कब होगा, जब जितने भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनमें कितने जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर्ड कंडीशन में होने चाहिए। कौन सी कंडीशन में, पेयर्ड कंडीशन में। अच्छा, पेयर्ड और अनपेयर्ड के बारे में तो अपन ने देख लिया, ये एक समझाने के बारे में बताया, लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है, मैंने क्या बोला, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक। कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। अच्छा, अगर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, इसका मतलब कोई लो स्पिन वाला ही होगा, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन सकता है, क्यों, लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो वो क्या करेगा, अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, खाली लेने के लिए वो जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है उनमें पेयरिंग करा देगा। तो ऐसी कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे नहीं। इसका मतलब जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जनरली या नॉर्मली जो उनका स्पिन होगा वो कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। क्या होगा, हाई स्पिन। लो स्पिन तो हो ही नहीं सकता है, हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन बनेगा। अच्छा, जो पेयर्ड होंगे क्या होंगे, पेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। क्या शो करेंगे, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अच्छा,
डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। दूसरा क्या शो करेंगे, ये चीज, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को भी शो करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या बनेगा इसमें, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन का क्या यूज करेंगे। अब अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले डी क्या है, वो सब अपन कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। ध्यान से, किसमें देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, अब देखिए तीसरी चीज याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड कलर कब शो करता है, जब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाते हैं, क्या आती है, अपर स्टेट में मूव करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करके। मैंने बोहर के मॉडल में भी बताया था आपको, जब वो क्या करते हैं, एनर्जी को अवशोषण करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाली स्टेज में जाते हैं, ऊपर वाली कक्षाओं में जाते हैं, और जब उनकी एनर्जी वापस कम हो जाती है और नीचे वाली स्टेज में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है और साथ में क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। इसका मतलब जो अनपेड डी इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड होंगे वो क्या शो करेंगे, कलर। इसका मतलब कलर वाली प्रॉपर्टी, रंग वाली प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, रंग वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। अनपेड डी इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड क्या शो करेंगे, वो कलर वाली प्रॉपर्टी को शो करेंगे। और ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। क्या होंगे ये होंगे कलरलेस। क्या होंगे ये, कलरलेस, रंगहीन। अच्छा, अगर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन है तो क्या इनका मैग्नेटिक मोमेंट कभी जीरो हो सकता है, कभी जीरो नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर ये डाई मैग्नेटिक है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, वो अभी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चारों पॉइंट याद कर लिए मैंने, आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में समझा दिया। इससे क्वेश्चन आते हैं, हर चीज़ को डिफरेंस में समझा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में दो साइड बन जानी चाहिए, एक साइड पैरामैग्नेटिक, एक साइड डाई मैग्नेटिक। इस तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अपना नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब अपन के बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अब अपन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। किसकी बात करेंगे अपन, अब अपन बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। किसकी बात करेंगे अब अपन, मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट को किससे शो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय आघूर्ण। इसको किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। किसी शो करते हैं, म्यू से। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किसे शो करता हूं मैं उसको, म्यू से शो करता हूं। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होगे, मैंने भी आपको बताया डाई मैग्नेटिक जो कंपाउंड होंगे या डाई मैग्नेटिक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी, वो तो क्या होगी, उनके अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कर देंगे, तो उनका तो मैग्नेटिक मोमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। अब कौन से बचे, अनपेड इलेक्ट्रॉन। पेड का तो कोई लेना देना है नहीं मैग्नेटिक से। अब अनपेड जो वो कंपाउंड या वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते, वही क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेंगे। तो मैं आपको लिख सकता हूं, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे याद रखना है, इसकी भी एक ट्रिक याद रखनी है। इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, n+2, और इसकी यूनिट क्या लगाते हैं अपन, bm। क्या लगाते हैं इसकी यूनिट, bm। क्या लगाते हैं, bm। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अपन एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे कि अगर मैंने बताया कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या ऐसा डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिख लेता हूं मैं, ताकि अगर एग्जाम में कभी आपको आ जाए तो आप डायरेक्ट टिक लगा सको, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और उनका यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। किसकी बात कर लेता हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है। कैसे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, तो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखूंगा। वैल्यू क्या रखूंगा, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं n से शो करता हूं, वो कितना है मेरे पास 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ पे क्या लिखा 1+2। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी, 1+2 कितना होगा, 3। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, √3, और √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.73। क्या लगा दूंगा यूनिट इसकी, bm। क्या लगाऊंगा इसकी यूनिट, bm। अच्छा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मुझे क्या करना है, 2 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 2+2, n कितना है मेरे पास, 2, 2+2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 4। इनको दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 4। 4 × 2 कितना आ जाएगा, √8। √8 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 पॉइंट क्या आ जाएगी मेरे पास, 2.83। 2.83 क्या आ जाएगी, bm। क्या आ जाएगी, bm। अच्छा,
मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक बार आप 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। जैसे ये क्या लिखा मैंने, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 3, ये क्या आ जाएगा 3 + 2, और ये कितना आ जाएगा √15, और जो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी 3.87, क्या आ जाएगी 3.87 BM, क्या आ जाएगी 3.87 BM। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, कितने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, कितने हैं 4 है मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन में मेरे फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, इधर लिखूंगा 4, इधर क्या लिखूंगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 8 और 4 16, कितना हो जाएगा 8 और 4 नहीं, कितना हो जाएगा, मैंने क्या लिखा n की जगह क्या लिखा 4, और इसकी जगह क्या लिखा मैंने 4 + 2 कितना होगा 6 × 4 कितना होगा, रूट में कितना आ जाएगा 24, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी 4.89, क्या आ जाएगी 4.89 BM, 4.89 क्या आ जाएगी BM। ओके, अगर मैंने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने लिखे 5 लिखे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 लिखे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने 5 लिखे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 5 + 2 किसके बराबर होगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ूंगा मैं कितना आ जाएगा 7, 7 × 5 कितना आएगा 35, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 35, और 35 की वैल्यू में क्या लिखूंगा 5.91 BM, क्या होगी 5.91 BM। ये तो होगी मेरे पास थ्योरी, ये तो होगी मेरे पास थ्योरी। अच्छा एक मिनट रुकिए, आप इस चीज को देखिए समझिए, कट हो जाएगा क्या, रुक जाएगी, हाँ देख लिया अभी आप सबने, क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं 5 है, तो कितना हो गया 5 + 2 कितना आ गया √35 5.91 BM। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनो। अच्छा क्या एग्जाम में मैं इतनी चीजें करूंगा, नहीं करूंगा एग्जाम में। मैंने ट्रिक क्या देखी, अगर मेरे पास 1 होता है तो मेरे पास आंसर क्या था 1.73 BM, अगर मेरे पास 2 होता है मेरे पास आंसर क्या था 2.83 BM, अगर मेरे पास 3 होता है तो मेरे पास आंसर क्या होता है 3.87 BM, अगर मेरे पास 4 होता है तो आंसर क्या था 4.89 BM, अगर मेरे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है आंसर क्या था 5.91। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आंसर क्या आएगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आगे लिखना है, पॉइंट लगा के कोई वैल्यू आएगी, क्या है कोई ना कोई वैल्यू आएगी, आगे भी आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर मुझे पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है 5 है 6 है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना आगे आ जाएगा। जैसे मेरा बोलता हूँ 6 है तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो जो आंसर 6 पॉइंट समथिंग होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। अगर मेरे पास बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो क्या करूंगा मैं, 7 है तो 7 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू होगी उसको टिक कर दूंगा। अगर मेरे पास बोलेगा 4 है तो क्या करूंगा 4 पॉइंट समथिंग जो भी होगी उसको टिक कर दूंगा। मुझे एग्जाम में एग्जैक्ट अंडर रूट करके वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सब वैल्यू अलग अलग दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से मैं टिक कर दूंगा। ये समझने की चीजें, ये मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने लिखा। डायरेक्ट आपको करना है 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो कितना है 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट जो भी समथिंग आएगा उस आंसर को क्या कर देना, टिक कर देना। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच अपन को यूज करनी है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम छोटे हो या बड़ा हो ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है। डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है और आपको क्या निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर ली। अब लास्ट एक चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओके, लास्ट क्या देख लेते हैं इसमें, लास्ट अपन इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं वर्ड आपके सामने यूज कर रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपके सामने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और एक वर्ड मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं वीक फील्ड लिगेंड। क्या यूज कर रहा हूं, वीक फील्ड लिगेंड। क्या, वीक फील्ड लिगेंड। क्या यूज कर रहा हूं, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो
कि उनके बीच में एनर्जी का गैप क्या होता है, एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में, और वीक फील्ड के लिगेंड के बीच में क्या होता है, एनर्जी का गैप कम होता है। इसलिए क्या होता है कि जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं उनके बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बनाए और यहाँ पे क्या बनाए, 3 ऑर्बिटल बनाए, और अगर मैं यही बात किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये किसकी बात करूंगा, वीक फील्ड की, तो ऐसे ही सेम किसके अंदर बात होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। तो उसमें ये एनर्जी गैप क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कंसेप्ट है, क्योंकि अपन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में प्रॉपर किसने बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। वीबीटी ने हमेशा क्या, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताया। इन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं किया। इसको हम किससे समझ सकते हैं, इसको हम केवल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझ सकते हैं। वो अलग टॉपिक है, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ये समझाने के बताया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं वीक में, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो पहले पूरे यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। ये पेयरिंग कंप्लीट होने के बाद में हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने आपको हर चीज़ में चाहता आपको लिखा सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ में आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है, मैंने आपको समझा दिया। और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे अपन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर अपन कौन कौन से एग्जांपल, इसके अंदर मेन क्या चीज़ याद रखनी होती है, एग्जांपल याद रखने होते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एग्जाम में कंपाउंड दे रखा होगा और उस कंपाउंड के अगर मेरे पास CN- लिगेंड दे रखा हो, CO लिगेंड दे रखा हो, अमोनिया लिगेंड की फॉर्म में दे रखा हो, और क्या क्या लिगेंड की फॉर्म में दे रखा हो, NO2 लिगेंड की फॉर्म में दे रखा हो, मेरे पास EDTA लिगेंड की फॉर्म में दे रखा हो, इस तरीके के लिगेंड अगर मुझे कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मिलते हैं, तो मेरा दिमाग के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, हाँ ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका जो लिगेंड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है। अच्छा, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या देखता हूँ, कोई भी जैसे फ्लोरीन देखता हूँ, क्लोरीन देखता हूँ, आयोडीन देखता हूँ, क्या देखता हूँ, ब्रोमीन देखता हूँ, इस तरीके से मैं कुछ भी देखता हूँ, ठीक है, कुछ भी कंपाउंड देखता हूँ, H2O देखता हूँ, पायरिडीन देखता हूँ मैं इसके अंदर, तो ये सब कंपाउंड अगर आपके किसी भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड वाला है। कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड वाला है। तो ये देखते ही पता होना चाहिए, इसको बस याद रखना। क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर साइनाइड, CO, अमोनिया, NO2, अगर EDTA आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आते हैं, तो VBT के अंदर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला है। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, H2O, पायरिडीन, इस तरीके से कंपाउंड आते हैं, और नॉर्मली क्या होता है, C2O4- भी इसके अंदर आता है, बट लेकिन इसकी भी एक अलग कंडीशन होती है। बट नॉर्मली क्या, इसको नॉर्मली ध्यान रखना, कुछ अलग कंडीशन भी हो सकती है। तो ये भी इसके अंदर आएगा, वीक फील्ड के लिगेंड के अंदर आता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स को देखते ही आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है या वीक फील्ड वाला है। ये चीज भी आपने समझ ली। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब अपन ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। क्या क्या देख लिया अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लिया, अपन स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, अपन ने इनर स्पिन आउटर स्पिन के बारे में देख लिया, अपन ने और क्या क्या देख लिया, अपन ने देख लिया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, अपन देख लिया अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और अपन ने क्या क्या देख लिया, हाई स्पिन लो स्पिन देख लिया। अब अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि अपन को सारी चीजें पता पड़ गई, अपन सारी चीजें क्या कर सकते हैं, अब निकाल सकते हैं। अब सीधे अपन एग्जाम्पल की तरफ कूदते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा डायरेक्ट एग्जाम में। ये एग्जाम्पल हर कंपटीशन में, भले आप अभी ग्रेजुएशन के लिए जेट के थ्रू जाए या मास्टर्स करें, हर जगह ये एग्जाम्पल आपके हमेशा काम आते हैं। पहला एग्जाम्पल कौन सा नोट करेंगे आप, पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, कलर चेंज कर लेते हैं अभी। क्या, कौन सा कलर लगा दें, येलो कलर लगा देते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लिखते हैं, अब अपन अभी एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO, और क्या बना है मेरे पास, इसके साथ में साइनाइड जोड़ देता हूँ। कौन सा ग्रुप जोड़ देता हूँ, CN6। क्या, जैसे मैं डायरेक्ट ये जोड़ देता हूँ। एक जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या क्वेश्चन लिखा मैंने, जैसे मेरे पास कोबाल्ट है और मैंने लिखा CN6 कंपाउंड है और CN6 लिगेंड जुड़ा हुआ है, और ऊपर कौन सा चार्ज लगा दिया मैंने, ऊपर मैंने लगा दिया -4। क्या लगा दिया मैंने ऊपर, -4। क्या लगा दिया मैंने, -4। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, -4 लगूंगा, तो CO के ऊपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, 2। तो मैं इस चार्ज को बदल के क्या कर लेता हूँ, समझाने के लिए आपको -3 लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, -3 लगा देता हूँ। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको निकाल लिए कि सेंटर मेटल जो होगा उसकी क्या निकालनी है, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन निकालनी। क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो हम 11
11 12th में ही निकालना सीख गए थे। ऑक्सीडेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है उसको क्या मानो, X। साइनाइड के ऊपर क्या बना हुआ है, ये साइनाइड Cn। इस साइनाइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, प्लस कितना -1 लिखूंगा, -1 नेगेटिव चार्ज होता है। कितने साइनाइड है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर जो भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, -3 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। और जब मैं उसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा सोल्व कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 + 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। तो मैंने क्या देखा अभी, मेरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO, उसके ऊपर क्या चार्ज है, +3। कितना चार्ज है, +3। तो मैं आपको इस टॉपिक में हमने पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक तरीके से रिवाइज कर लिया। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड पढ़ लिया, इनर स्पिन आउटर स्पिन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखाना भी सीख गया। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेता हूँ जिससे आपके पूरा चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब अपन ने क्या निकाल दी, अपन ने निकाल दिया कोऑर्डिनेशन। एक कॉम्प्लेक्स दिया मैंने आपको, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले आपने क्या निकाल दी, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरा जो CO है, क्या बता सकता हूँ मैं आपको, मेरा जो CO है, मेरा जो कोबाल्ट है, क्या है, मेरा कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मेरे को +3, क्या है, +3। अच्छा, अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्या, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो मुझे पता है कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या होता है, 3s2 3p6 4s2 और क्या होता है, कोबाल्ट क्या होता है, 27 नंबर पे आता है, क्या होता है, 3d7। क्या होता है, 3d7। अच्छा, 3d7 तो होता है कोबाल्ट का क्या होता है, 3d7। तो कितने हो गए मेरे पास इलेक्ट्रॉन, गिन लो, 2 2 4, कितना हो गया, 6 10 और कितना हो गया, 12 और कितना हो गया, 18 20 और 27। तो कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 27 हो गया। तो इस तरीके से लिखता हूँ। अब मैंने क्या बोला, ये तो कोबाल्ट का हो गया। मुझे क्या, कोबाल्ट +3, CO +3 के बारे में देखना है। +3 के बारे में मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो ये मेरे पास किसकी होगी, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट की मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं कोबाल्ट +3 के बारे में देखूंगा, तो कोबाल्ट +3 की क्या होगी, ये तो सेम लिखूंगा, 1s2 2s2। अच्छा, मैं बार बार 1s2 2s2 लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इनका सम, क्या इनका सम मेरे पास कितना आ रहा है, 18। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18। इसका मतलब नियरेस्ट नोबल गैस, क्या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, ऑर्गन गैस। कौन सी है इसकी, ऑर्गन गैस। तो मैं बार बार इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा हूं। तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी अप्रोच होनी चाहिए स्मार्ट। तो मैं बार बार इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख के मैं एग्जाम में क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट ऑर्गन लिख दूंगा। और मेरे को किस कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, 4s2 और 3d7। अच्छा, 4s2 क्यों भरा, n+l रूल्स बताया था मैंने आपको, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन तो भरा। लेकिन क्या मैं इलेक्ट्रॉन पहले d में से निकालूंगा, नहीं, ये तो कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से निकलता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। कहाँ से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल d है या 4s है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तो क्या है, 4s। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए तो पहले मैं 4s में भरूंगा, लेकिन जब निकालूंगा तो मैं किससे निकालूंगा, 4s से निकालूंगा। कैसे, ये तो मेरा बढ़ने का तरीका है n+ रूल के हिसाब से। अच्छा, अब मैं इसको किसकी फॉर्म में लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा पूरे प्रॉपर फॉर्म में। कैसे, प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन, बड़ा ध्यान से देखना है इसको। अच्छा, कोबाल्ट का बनाओ। सबसे पहले क्या बनाया आपने, d ऑर्बिटल बनाओ। d ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 ऑर्बिटल बन गए। ये क्या है, 3d है, और ये क्या है, 4s है। ओके, ये क्या है, 4p है मेरे पास। क्या है, 4p है। ठीक है, अब मैं कोबाल्ट का भरूंगा, क्या भरूंगा कोबाल्ट का, 1 2 3 4 5 सेम स्पिन के भर दिए, 6 7 भर दिए। अच्छा, 4s2 भी भरना है, ये 4s2, ये मेरे पास किसका है, कोबाल्ट का। किसका है, कोबाल्ट का। अब मुझे क्या करना है, कोबाल्ट +3, क्या, कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 देख लो, कोबाल्ट +3 क्या दे रखा है, कोबाल्ट +3 में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन को कम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस s वाले 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, s वाले ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा मेरे पास। अच्छा, इधर कितने हैं, 7, तो इधर से तो 2 हटा दिए, एक इधर से भी हटाना पड़ेगा, तो इधर से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो मैं वापस आपके लिए पूरा बना देता हूं।
किस तरीके से बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 7 इलेक्ट्रॉन थे, कितने बनेंगे, 5 तो हो गए, और मैं क्या करूंगा, एक छठा इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूंगा। अब मेरे पास क्या हो गया, कोबाल्ट प्लस 3 का किसका कॉन्फ़िगरेशन है, कोबाल्ट प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 किस में से निकाले, 4s में से निकाले, और एक किस में से निकाला, d में से। अगर मैं नहीं निकालता तो मैं इधर भी क्या करता, पेयरिंग करता। अच्छा, ये तो हो गया एक बात। अब मैंने आपको क्या बता दिया, इस चैप्टर में अपन ने टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट लिया है, इसमें पूरा चैप्टर कवर हो गया। मैंने आपको ऑक्सीडेशन निकालना सिखाया, ऑक्सीडेशन निकल गई, ऑक्सीडेशन के निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकालना अपन ने सीख गया। ये भी एग्जाम में आता है आपके जेट में, पिछले साल 2020 के अंदर लगभग ये क्वेश्चन 20 या 21 के अंदर क्वेश्चन आया था कि निकल का आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था और निकल के बारे में पूछा था कि निम्न में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना सब जगह सीख दिया, तो 2 क्वेश्चन तो वैसे कवर कर दिए। अब अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। अब अपन आगे क्या देखते हैं, अब मैंने क्या बोला था कि आप देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, CN6, क्या लिखा हुआ है, CN6। जो मेरे पास CN होता है, क्या होता है, CN, क्या होता है, CN। ये कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया था चार्ट बना के, क्या होता है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, ये अंदर वाले d ऑर्बिटल को खाली करेगा, यानी कि ये क्या कोशिश करेगा, मैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अचीव करूं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को प्राप्त करने के लिए इसको अंदर वाले 2 ऑर्बिटल तो खाली चाहिएंगे, ठीक है। ये बॉन्डिंग नहीं है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें तो लिगेंड है, दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड ही देगा, इसको ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब इसको खाली करने के लिए ये क्या करेगा, इस अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा। पेयरिंग कैसे कराएगा, ये जो ऑर्बिटल है ये कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, इसका घर में एक जगह खाली है, ये इसके घर में चला जाएगा, और ये ऑर्बिटल किसके घर में चला जाएगा, इसके घर में। तो अब मेरे पास इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगी, 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा, 5। तो ये पेयरिंग हो गई, ये इसके घर में चला गया, ये इधर आ गया, ये इसके घर में चला गया, कितना आ गया, ये पेयरिंग हो गई। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, CN को तो यही तो चाहिए, CN को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन खाली, उसको मिल गए। ये क्या है मेरे पास, 4s ऑलरेडी खाली है, और क्या है ये 4p और 4d ऐसा आगे चलता जाएगा। मुझे 4p तक ही मतलब है, CN कितना है 6, मतलब मुझे कितने 6 CN इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए 5 और 6, तो 6 CN इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर दी तो डायरेक्ट आप इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और अगली स्टेप में क्या कर दोगे, ये कर दोगे। ये क्वेश्चन आपके ICAR 2022 में भी आया हुआ है। पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके जेट में रिपीट हो। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए। एग्जामिनर हमेशा क्या क्वेश्चन पूछता है, आयरन वाले कंपाउंड में से पूछता है, कोबाल्ट वाले में से पूछता है और निकल वाले में से पूछता है। तो अपन तीनों तरह के एग्जाम्पल को देख लेंगे, बड़ी अच्छे से देख लिया। ऑक्सीडेशन निकालना सीख गए, कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख गए, कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना सीख गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कैसे करता है अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वो करना सीख गए। एक नेक्स्ट की तरफ मूव करें, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, मैं लेता हूं निकल Cl4 और इसके ऊपर मैं लगाता हूं चार्ज, क्या है -2। वही प्रोसेस करेंगे। हर केमिस्ट्री में वो आदमी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, वो प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है। मैंने क्या देख लिया, Cl4 देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, Cl4 जो Cl है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है Cl, वीक फील्ड लिगेंड है। Cl मेरे पास क्या है, Cl वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, अब इसके Cl की मैं क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या है, निकल का क्या मानूंगा, X मानूंगा। अच्छा, क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, +-1 चार्ज होता है क्लोराइड के ऊपर, और कितने क्लोराइड है, 4, और ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो मैं सोल्व करूंगा, कितना आएगा, X -4 = -2 और X = क्या हो जाएगा, -2 + 4। तो मेरे पास X = क्या आ जाएगा, +2। तो मेरे पास निकल के ऊपर क्या चार्ज होगा, +2। क्या होगा, निकल +2। तो मेरे को पता है निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन वो होती है, आर्गन तो लिख लूंगा मैं, ऑर्गन तो कॉमन है, क्या आएगा 4s2 3d8। अब मेरे को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मेरे को, तो इलेक्ट्रॉन में कहाँ से निकालता हूँ, इलेक्ट्रॉन में कहाँ से निकालता हूँ, 4s में से निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास वो आउटर मोस्ट है। भरता मैं पहले किस में हूँ, 4s में, लेकिन निकालता भी मैं पहले किस में हूँ, 4s में। क्यों, क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा, 3d8। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या बना सकता हूँ, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन बना सकता हूँ, सबसे पहले मैं d ऑर्बिटल बनाऊंगा। प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, 1 2 3
4 और ये 5 डी ऑर्बिटल बना दिए। ऑर्बिटल कोशिश करो कि सेम बने, क्योंकि सभी सेम स्ट्रक्चर के होते हैं। ऑर्बिटल बना दिया आपने, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 4s बनाया, फिर आपने क्या बनाया, 4p बनाया। क्या बनाया सबसे पहले, 3d 4s, और फिर क्या बनाओगे आप, 4p बनाएंगे। क्या बनाएंगे अपन, 4p बनाएंगे अपन, ये बनाएंगे अपन 4p। क्या बनाएंगे, 4p बनाएंगे अपन। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, 3 8 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ने, 4s में से तो अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको खाली पड़ा रहने दो, 8 भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास अनपेड बच गए अभी तो। अच्छा, अगर ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो उसको अंदर वाला डी ऑर्बिटल चाहिए होता, अंदर वाला डी ऑर्बिटल चाहिए होता, पेयरिंग कराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन क्या पेयरिंग कराएगा, नहीं पेयरिंग कराएगा, क्योंकि इसको तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल से मतलब ही नहीं है। ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, बार बार खेलेगा, बार खेलेगा तो मतलब एक तो बाहर के 4 ऑर्बिटल मिल गए, तो एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरे पास अल्टीमेटली हो गया 4 सेल इस तरीके से जुड़ गए। तो मेरे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेरे पास हो गई, चतुष्फलकीय। कौन सी फलकीय, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर हो गई। तो बड़ा हमने देख लिया, कितने अच्छे तरीके से देख लिया। अच्छा, एक चीज देख ली, और भी बहुत सारी चीजें अपन को देखनी होती है, और भी बहुत सारी चीजें क्या देखनी होती है। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में देख लो, क्या है, इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, COCN6 के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, COCN6 के बारे में। अच्छा, COCN6 के बारे में ये 2 से 3 चीजें अगर अपन को पता पड़ गई ना, कि जैसे मैंने बताया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, D2sp3। क्या निकला, D2sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसने क्या हाइब्रिडाइजेशन निकाला, D2sp3। 2 अंदर के ले लिए और sp3 4 ऑर्बिटल ये ले लिए। अच्छा, जब मेरे पास ये D2sp3 आ गया तो अब मुझे पता पड़ गया, हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ गया, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसकी D2sp3 के हिसाब से, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गई। स्ट्रक्चर भी मुझे पता पड़ गई। और मैंने क्या क्या देखा था, क्या इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी देख के मैं लिख सकता हूं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर अब मैं 1 वर्ड में दे दूंगा। अगर मेरे को स्ट्रक्चर बनाने आ जाता है ना एक बार, सारे 1 वर्ड में दे दूंगा। क्या आ जाएगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, डाई मैग्नेटिक। क्या होगा, जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो क्या होता है, डाई मैग्नेटिक। क्या होता है, डाई मैग्नेटिक। अच्छा, जब ये डाई मैग्नेटिक होगा तो अब देख लो, क्या इनर स्पिन हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया, इसका म्यू क्या होगा, म्यू 0 होगा, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये कलरफुल होगा, नहीं, कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस, क्यों होगा, ये कलरलेस इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने सारे पॉइंट इसके बता दिए, 4 तो ये और 2 अपन ने एक्सप्लेन कर दिए। सेम वैसे अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, सेम वैसे ही अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब अपन बात करेंगे निकल Cl4 के बारे में। स्ट्रक्चर अपन ने देख ली, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब अपन और क्या देख सकते हैं इसके बारे में, और अपन इसके बारे में देख लेते, बड़ा ध्यान से देखना। और इसके बारे में देख लो, क्या अपन अच्छी चीज़ देख सकते हैं, और इसके बारे में बाकी क्वेश्चन के सारे का आंसर दे सकते हैं। सारे का आंसर कैसे देंगे अपन को, अगर अपन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर पता पड़ गई, स्ट्रक्चर अपन ने बना दी, तो अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देख लेंगे इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट लिख दिया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे को 2 दिख रहे हैं, 2 लिख दिए। जब मेरे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मेरे पास म्यू क्या हो जाएगा, 2.83। फॉर्मूला लगा के मैं निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा, नहीं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.73। क्या आ जाएगा, 3.73। कैसे निकालेंगे म्यू, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। √8 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना क्या लगा दो, 0.3 क्या हो जाएगा, BM। सही लिखा था अभी अपन ने। अच्छा, म्यू निकाल दिया अपन ने। अब क्या निकालेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। कौन सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक भी हो गया। अब और क्या प्रॉपर्टी बची इसका, पैरामैग्नेटिक होने के बाद में, और अपन ने क्या देखा था, जब ये अगर पैरामैग्नेटिक है और अगर इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यह कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, कलर, रंग को शो प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ऊंची एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपर स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन और वापस नीचे आएगा, तो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, कलर रिलीज करेगा। तो अपने 2 बड़े बड़े एग्जांपल देख लिए, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो अपन लिखते हैं वो एग्जांपल क्या लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल भी निकल से संबंधित लिख लो। निकल के बारे में पूछ लेते क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। निकल Cl6 निकला, अब निकल लिख लो
निकल के साथ कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दो, जैसे कि निकल CN4-2, ठीक है, निकल CN4-2। इसके बारे में भी सब अपन को पता करना है, ठीक है। सब कैसे पता करेंगे अपन देखते हैं अभी। अपन इसके बारे में पता करने के लिए सबसे पहले क्या पता करेंगे कि ये CN- है, CN- है तो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या है मेरे पास, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये मेरे पास। जब मुझे पता पड़ गया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आगे वाली स्टेज में मैं देखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, निकल को X मानूंगा प्लस CN की क्या होती है -1, कितने CN है 4, किसके बराबर होगा -2 के बराबर। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, X = क्या आ जाएगा मेरे पास, X = +2 आ जाएगा। जब मेरे पास X = +2 आ गया तो अभी मैंने आपको बताया कि निकल का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन होता है और क्या होता है 4s2 होता है, 3d क्या होता है 8 होता है। लेकिन जब मैं निकल +2 की बात करूंगा तो तो मैं क्या बात करूंगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 4s है, तो 4s से निकलेंगे तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, आर्गन बचेगा और क्या बचेगा 3d8, क्या बचेगा 3d8। क्या मैं अब स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, हाँ मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, निकल +2 की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले d ऑर्बिटल बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना लिए मैंने ऑर्बिटल। और फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने 4s बना लिया, फिर मैंने क्या बना लिया 4p भी बना लिया मैंने, और 4s बना लिया मैंने, 4p हो गया मेरे पास और 3d को मैंने फिल कर दिया। अब मैंने देखा कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसको अंदर वाला d चाहिएगा। जब इसको अंदर वाला d चाहिएगा तो क्या करेगा, ये d ऑर्बिटल कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा और स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगी, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से पेयरिंग हो रखी है इनकी। और जब ये वापस जब इनकी भी पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, पेयरिंग करेगा, ये इसके घर में चले जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। और ये क्या है 4s है और ये कितना है 4p है मेरे पास। तो अब अपन देख लो 3d बन गया, 4s बन गया, 4p बन गया। तो इसको कैसे चाहिए, जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और मैंने बताया अंदर वाला d इलेक्ट्रॉन बनता है तो क्या स्ट्रक्चर बनती है, फिर बनेगी क्या बनेगी, इधर आएगा एक CN-, इधर क्या आएगा एक CN-, इधर क्या आएगा एक और CN-, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर बनेगी DsP2, तो इधर भी क्या आएगा एक CN-। तो जब मैं इन चारों को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, DsP2 स्ट्रक्चर बनेगी। और क्या होगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, एक अंदर वाला क्या d ऑर्बिटल का यूज करके क्या बनेगा DsP2, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर प्लेनर, इसलिए तो मैंने आपकी पहले बेसिक क्लियर किया, इसलिए क्योंकि मैं जब ये वर्ड लिखूंगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। क्यों है स्क्वायर प्लेनर, इसलिए कि DsP2 अपन ने यूज किया, इसलिए अपन ने हर पॉइंट को हाइब्रिडाइजेशन हो, स्ट्रक्चर हो, इनर हो, आउटर स्पिन हो, हर चीज को अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट हो, हर चीज को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो आगे, अब आगे देखना और अपन क्या क्या देख सकते हैं इसमें। जब ये दोनों चीजें पता पड़ गई तो अपन को क्या पता पड़ गया, ये क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा कौन सा बनता है, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन का यूज किया तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर स्पिन, क्या बनाएगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब इसने इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लिया, अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन का यूज कर दिया, तो क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। जब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, डाईमैग्नेटिक। जब ये डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर ली इसने तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये क्या कलर शो करेगा, जब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकाल के मैंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, स्ट्रक्चर को बना लिया, स्ट्रक्चर को देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन देख ली, 4 पॉइंट देख लिए। अब एग्जाम में मुझे इनमें से कोई भी पूछे, कॉम्प्लेक्स पूछे, डाईमैग्नेटिक पूछे, कलर के बारे में पूछे, म्यू के बारे में पूछे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछे, स्ट्रक्चर के बारे में पूछे, कुछ भी पूछे मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरीके से अपन देख लिया, किसी भी कॉम्प्लेक्स को बना सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल आप और देख लो। कौन सा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल आप और ले लो। क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल निकल के बारे में ले लो। क्या ले लो, निकल CO4, क्या निकल CO4, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। क्या निकल CO4 और कोई चार्ज नहीं। तो CO कैसा है, सबसे पहले मैंने देखा CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पता पड़ गया मुझे CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एक कंसेप्ट तो मेरे पास पता पड़ गया पहले से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और मुझे क्या पता पड़ा इसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, निकल के निकालने मुझे X करूंगा, CO
कार्बोनिल के ऊपर क्या कोई चार्ज होता है? नहीं, उसकी कितनी होती है? 0, 0 × 4, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, 0। तो इसकी सेंटर मेटल आयन की जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0, मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो मेरे पास निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिंपल निकल लिखेंगे। जब मैं सिंपल निकल लिखूंगा तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन बनाएंगे, स्मार्ट तरीके से लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? 4s2 और 3d8, क्योंकि अब मेरे पास क्या है? कोई भी एक्साइटेशन स्टेट में नहीं है, तो मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा नॉर्मल स्ट्रक्चर में? एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल और पांचवा ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल भी बनाया, और भी मैं 4p भी बना दूंगा। ये मैंने 4p भी बना लिया, 4s भी बना लिया, और मैंने क्या बना लिया? 4p भी बना लिया। और ये क्या है? 4s, और ये क्या है? 3d। और मेरे पास 3d में कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मेरे पास 4s में भी कितने बचे? 2 बचे। अब मुझे पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या पहले कोशिश करेगा? पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा। पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा तो ये पेयरिंग तो पहले देखेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या। हाँ, तो इसका सबसे पहला काम क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन जा दिखे, वहाँ पेयरिंग करा दो। पेयरिंग कराने के लिए क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को क्या भेजेगा? इधर भेजेगा। इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या भेजेगा? इधर भेजेगा। तो इसने क्या करा दी? पेयरिंग करा दी। पहला इसने अपना काम, इसका जो कर्तव्य है, इसका जो धर्म है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, वो क्या है? पेयरिंग कराना। तो इसने पेयरिंग करा दी। अगर इसने पेयरिंग करा दी तो मैं पेयरिंग कराने के बाद में क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने पूरी पेयरिंग करा दी। पेयरिंग करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे तो क्या पूरा फिल हो गया? 4s खाली हो गया और 4p भी आ गया। अच्छा, अभी तक अपन ने क्या देखा था? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो अंदर पेयरिंग कराता है, मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता है, जिसका जिस घर में, जिस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो आसपास वाले इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर भेजता है। अब वो क्या करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराता है। अब पेयरिंग कराने के बाद क्या करता है? उसका दूसरा काम, पहला कर्तव्य पूरा हो गया, पेयरिंग कराना, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन को पेड डी इलेक्ट्रॉन बदल दिया। दूसरा काम होता है कि अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन को लेना। अब क्या ये अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? अभी तक जितने भी केस लिए देखो, इसमें मैंने निकल CN4 का केस लिया। इसमें इसने पहला क्या कर्तव्य निभाया? पेयरिंग करा दी। पेयरिंग कराने के बाद में इसके पास एक डी इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, तो इसने अंदर से एक डी इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, वैसे ही अपन एक और एग्जांपल देखें, तो एक और एग्जांपल में जो CN वाला देखो, इस CN ने भी क्या किया? पेयरिंग करी और अंदर के 2 ऑर्बिटल खाली दिखे तो 2 ऑर्बिटल को ले लिया। लेकिन जब मैं निकल CO4 की बात करता हूं तो इसके पास तो पहला जो काम था इसका पेयरिंग कराना है वो तो पूरा करा दिया, लेकिन पेयरिंग कराने के बाद अंदर वाला कोई डी इलेक्ट्रॉन खाली बचेगा नहीं। पांचों के पांचों डी इलेक्ट्रॉन में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो क्या अंदर वाले डी ऑर्बिटल को यूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये न चाहते हुए भी बाहर वाले क्या करेगा? बाहर वाले ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा? अपनी हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। sp3 का मतलब क्या बनाएगा? टेट्राहाइड्रल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे पूरा सोल्व करे बिना क्या करते हैं? एग्जाम में बच्चे पूरा क्वेश्चन सोल्व किए बिना निकल में केवल इस CO4 को देख के कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब पेयरिंग कराएगा, तो इसका मतलब इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो सही होते हैं। कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट डाई मैग्नेटिक होगा वो उसमें भी सही होते हैं, म्यू 0 होगा उसमें भी सही होते हैं। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात आती है तो उनको लगता है कि इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो क्या होगा? DsP2 होगा। लेकिन जब मैं वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब वो डिटेल में जाएंगे तब पता पड़ेगा कि अंदर कोई भी डी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है, तो मजबूरी में वो क्या करता है? बाहर sp3 करके टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। वो अपन ने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी है? इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? इनर स्पिन बना रहा है? नहीं। क्यों नहीं बना रहा है इनर स्पिन? अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर पाएगा, तो फिर मजबूरी में क्या बनाएगा? हाई स्पिन बाहर वाले को यूज करेगा। क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक? हाँ, ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक? अच्छा, लो स्पिन हाई स्पिन किस तरीके से देखेंगे? अब देखो आप कि ये इसने कोशिश तो की मैं अंदर वाला डी इलेक्ट्रॉन ले लूँ, लेकिन अंदर वाला डी इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए थे। इसने बाहर वाले क्या कर लिए? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑर्बिटल लेके 4 sp3 ऑर्बिटल का क्या कर लिया? हाइब्रिडाइजेशन कर लिया और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना दी। तो क्या अभी भी इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो ये क्या स्ट्रक्चर शो करेगा? डाईमैग्नेटिक। क्या शो करेगा? डाईमैग्नेटिक। जब ये डाईमैग्नेटिक शो करेगा तो इसका जो म्यू होगा पुराने वाले की तरह क्या होगा? 0। और क्या लिख सकते हैं? जब ये डाईमैग्नेटिक है, म्यू 0 है, तो ये क्या कलरलेस होगा। तो अगर एक चीज स्ट्रक्चर अगर अपन को पता पड़ गई तो बाकी सारी चीज़ अपन लिख सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल भी देख ले, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल एग्जाम में आता है, वो एग्जांपल देख लिए। एक और एग्जांपल कौन कौन सा देखना है अपन को? एक अब आयरन वाला भी देख लेते हैं। Fe का भी पूछ लेते कितनी बार। आयरन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो। FeCN6 क्या है? CN6 की पावर कितनी है?
CN6 की पावर -3 लगा लो। जब मैं -3 लगूंगा तो मेरे पास CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कोशिश करेगा, पहला इसका काम क्या है, पहला इसका कर्तव्य क्या है कि सबसे पहले मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन को गायब करना है, अनपेड को क्या बदलना है, पेड में बदलना है। जब इसने CN का स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला काम कर दिया, फिर उसके बाद में क्या अगला काम ध्यान रखूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या निकलेगी, X माना, और क्या मानूंगा प्लस, CN क्या होता है -1, और कितने CN है 6, किसके बराबर होगा, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -3, तो मेरे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3। जब मेरे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई तो अगला मेरा काम क्या होगा, अगला मेरा काम होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, स्मार्ट तरीके से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आर्गन लिख दिया, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, 4s2, और क्या लिख दिया अपन ने, 3d। आयरन का कितना होता है 26 का मतलब डी के ऊपर कितने आएंगे 6, 4s2 और 3d 6। और अगर मैं Fe+3 की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, Fe+3 की बात करूंगा, तो ऑर्गन करने के बाद में मेरे पास क्या आएगा 4s2 और क्या आ जाएगा 3d। अब जो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s 0 हो जाएगा, और 3d में से भी +3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3d 5। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, Fe का 4s 0 3d 5। तो मैं बना सकता हूँ, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पहले तो d ऑर्बिटल बनाऊंगा। d ऑर्बिटल बनाने के बाद में मैंने देखूंगा 5 d ऑर्बिटल बना दिए, फिर एक s ऑर्बिटल बनाऊंगा, फिर क्या बनाऊंगा मैं, फिर मैं बनाऊंगा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल मैंने बनाया 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया मैंने। अब मैंने देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद मैंने नोटिस किया कि इसका CN का सबसे पहला कर्तव्य क्या है, सबसे पहला कर्तव्य कि मुझे अंदर वाले जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर करने की कोशिश करनी है। तो पेयर करने की कोशिश कैसे करेगा, अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉनों को पीछे भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लेता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या भेजेगा, इसके पास भेजेगा, और इसको क्या करेगा, इसके पास भेजेगा, क्योंकि 2 ऑर्बिटल अंदर वाले लेने की कोशिश करेगा। जब कोशिश करेगा तो इनको क्या करेगा, इन अनपेयर्ड को पेयर्ड करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखना 1 इसके साथ पेयरिंग हो गई, इसके साथ पेयरिंग हो गई, क्या इसके साथ पेयरिंग हुई, नहीं। इसने कोशिश तो की मुझे कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने सारे को पेयर्ड करने के लिए, लेकिन पेयर्ड करने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन अंदर से खाली करने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, और फिर यहाँ पे क्या लिख देगा ये 4s, और क्या करेगा 4p, और ये क्या है 3d, और ये क्या करेगा CN, और ये क्या है CN, और ये भी क्या बन जाएगा CN, और 1 2 कितना बन जाएगा D2 sp3 पे आ गए। ये भी क्या आएगा CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस और CN माइनस। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, D2 2 अंदर D के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल ले लिए, D2 sp3 बन गया। और D2 sp3 कैसा होता है, ऑक्टाहाइड्रल होता है। तो ये स्ट्रक्चर भी अपन को पता पड़ गई। अच्छा इससे एक चीज और क्या पता पड़ी, कोशिश तो करता ही, इसका सबसे पहला कर्तव्य तो पूरा करता है, क्या करता है पेयरिंग करने का, लेकिन पेयरिंग इसने कोशिश तो की, अंदर के पेयरिंग करने की कोशिश की, 2 ऑर्बिटल d ऑर्बिटल अंदर वाले लेने की भी कोशिश की, लेकिन पेयरिंग करने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया। मैं चाहता तो Fe+2 वाला करता, Fe+2 वाला करता तो क्या होता 3d6 स्ट्रक्चर होता, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता, और पेयरिंग करके ये दोनों बना लेता। तो जैसे मैंने कोबाल्ट वाला था वैसे होता सिंपल, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 3d Fe+3 लिया। इसलिए क्या होगा, अभी इसने क्या होगा, कॉम्प्लेक्स अंदर वाला है, अंदर वाले 2 ऑर्बिटल लिए क्या बनेगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद में, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में, हाइब्रिडाइजेशन D2 sp2 होने के बाद में भी क्या इसके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ। तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं Fe2+ देता तो अभी तक जो पढ़ा है सेम वैसा का वैसा होता। इसमें भी क्या होता, पेयरिंग हो जाती, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयरिंग 1 इसमें होता और 1 इसमें होता, 2 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाते, 2 इलेक्ट्रॉन से CN अंदर ले लेता, और ये सब क्या होता है, पेयर्ड हो जाते। लेकिन क्वेश्चन को स्पेशल बनाने के लिए एग्जामिनर इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो गया, इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया,
मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 1.73 bm, 1.73 क्या हो जाएगा bm, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या आएगा, कलरफुल होगा, ये कलर को क्या करेगा, शो करेगा। तो देख लिया इनर स्पिन होने के बाद में, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बाद में भी जो निकल वाला था, इससे पहले वाला एग्जांपल लिया था ना, इससे पहले वाला एग्जांपल था निकल कोबाल्ट वाला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी, पेयरिंग करने के बावजूद भी इसको अंदर डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिले, तो इसने बाहर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना के क्या करना है, sp3 टेट्राहाइड्रल, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुए, इसने पेयरिंग करने की कोशिश की, इसने अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बाद भी पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये क्या शो करेगा, कलर को शो करेगा। तो इसलिए जो एग्जाम्पल जिसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो सकता था वो सारे एग्जाम्पल लिखा दिए। इसके अलावा आप FeCl6-2, COCl6-2 कितने भी नए नए कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उन सब का इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स का नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको इसका नहीं आया है, तो मैं क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले उनका भी करा दूंगा। आप समझ गए आज की क्लास में? तो देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको स्मार्ट तरीके से बता दिया। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट किया, भाई जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों देखा अपन ने, देख लो एक बार। सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट देख ले। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ते क्यों है। क्या बताया था मैंने आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी हम पढ़ते क्यों है, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें वीबीटी में इन चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है। हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर, इन सब के बारे में कौन जानकारी दे देता है, वीबीटी। इसलिए हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। कोई थ्योरी पढ़ रहे उसका कोई ना कोई यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में 2 तरह की चीज होती है। एक तो होती है CN6 में 2 स्ट्रक्चर होती है, sp3d2 भी होती है और d2sp3, इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। और जो CN4 बनेगा इसमें sp3 होती है और dsp2 होती है, एक टेट्राहाइड्रल होता है और एक क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। मैंने हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर भी आपको बता दी। फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फिर मैंने आपको बताया इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं। जब मैंने आपको ये बता दिया तो आप समझ गए कि हाँ ये इनर स्पिन होता है और ये आउटर स्पिन होता है। अब ये भी समझ लिया। उसके बाद फिर मैंने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या क्या डिफरेंस होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो हाई स्पिन होगा जनरली, वो कलर शो करेगा, उसका म्यू क्या होगा, कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू क्या होगा, जीरो हो ही नहीं सकता। और जब अगर ये पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा, लो स्पिन होगा, कलरलेस होगा और क्या उसका म्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हर क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैंने पॉइंट में डिफरेंस बना के आपको लिखा दिया है और 5 मिनट लगेंगे अपन इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। फिर मैग्नेटिक मोमेंट देख लिया, म्यू देख लिया, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, ट्रिक भी बता दी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पीछे पॉइंट लगा के कुछ है, जैसे 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.89, 5 है तो 5.91, 6 होगा तो 6 पॉइंट समथिंग। तो एग्जाम में अगर कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने दे रखे हो उसके आगे पॉइंट लगा के जो भी ऑप्शन में दिख रहा हो उसको टिक मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा और 4 नंबर हमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, CN, CO, अमोनिया, NO2, EDTA, इथाइलिन, डाई, टेट्रा एसीटेट, ये भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर भी आता है। ये पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, जितने भी हेलोजन है, H2O, पायरिडीन, CO2O4, ये सब किस में आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। जब ये पढ़ लिया तो फिर अपन किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की बात कही। कॉम्प्लेक्स में भी अपन ने इतनी सारी चीजें देख ली, किस किस तरीके से स्ट्रक्चर देख लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स थे वो सारे कॉम्प्लेक्स देख लिए और अल्टीमेटली अपना जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देख लिया, ये हम अपने पढ़ाने का तरीका है होता है कि किसी भी टॉपिक को क्या पूरे डिटेल में पढ़ा। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, हमसे जुड़िए, टेस्ट सीरीज में जुड़िए, हमारे बैच ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो को देखते हुए मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ आपके लिए। जो शॉर्ट्स कौन कौन से डाल रहा हूँ, जो भी पूरी क्लास है जिसके पास टाइम नहीं है, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस में शॉर्ट्स के फॉर्म में भी डाल रहा हूँ मैं। शॉर्ट्स भी देखते जाइए आराम से। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।